नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं? क्या यूजीसी का जो नया कानून आया है, इसका सच अगर इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुसंख्यक आबादी यानी एससी और एसटी जोड़ लीजिए, क्या ये कानून एससी और एसटी के खिलाफ भी लाया गया है? यानी इस कानून से सिर्फ अगड़ी जातियों को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी फंस गए हैं। जी हाँ, एक बड़ा खुलासा वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर साहब कर रहे हैं और इसलिए हमने सोचा कि उनको हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाए ताकि आपको वो सच बताए कि क्यों नरेंद्र मोदी साहब से न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से फंस गए। शशि भाई, हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संतोष भाई। अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आपने जब हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने ये बताया, मैं भी इस बात को अभी तक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आपने जो बताया कि भाई ये अगड़ी जातियों के खिलाफ तो है ही, लेकिन हकीकत में ये इस देश के एससी और एसटी के खिलाफ भी है, उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ है जिनको एक तरह का रक्षा कवच जो है वो इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग देकर गए थे। क्या है ये मामला? क्यों आपको लगता है कि ये एससी एसटी के भी खिलाफ जा सकता है? देखिए, वो खिलाफ जाएगा, क्या होगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन जो अतीत में और वर्तमान में जो फैक्ट्स हम लोगों के पास है, हम लोग उसके आधार पर एक एनालिसिस कर रहे हैं और ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में जो यूजीसी रूल्स के बहाने एक बहुत ही सिक्योर्ड टाइट आयरन केज कहिए एससी एसटी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो या एससी एसटी एक्ट हो या अन्य तमाम सुविधाएं जो हो, उसमें जिस तरीके से यूजीसी रूल्स में ओबीसी को एंटर किया गया है, लाया गया है, इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं आने वाले समय में। मेरी समझ में एक ही चीज है और वो ये है कि मैंने पहले भी कहा था, बल्कि 3 साल पहले से मैं ये बात कर रहा हूं, जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था। आपको याद होगा कास्ट सेंसस जो नीतीश जी, माफ कीजिए, कास्ट सर्वे कहा गया था उसको हाँ, बिहार कास्ट में। सर्वे का। हाँ, बाद में मोदी जी ने उसको घोषणा की कि हम कास्ट सेंसस पूरे देश में कराएंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि अब ये कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस जब एक बार पूरा हो जाएगा तो ये मसला आरक्षण से ज्यादा, मतलब जो अभी आरक्षण का स्वरूप है उससे आगे बढ़कर कुछ माइल्स आगे बढ़ेगा और वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी बुनियाद मुझे लगता है कि बहुत मुकम्मल तौर पे, मजबूत तौर पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2016 में ही रख दिए। जब वो एनडीए सरकार में थे उस वक्त ही उन्होंने ये 2016 में ये मांग की थी कि प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए। और एक पीएमओ लेवल पे कमेटी है, अफर्मेटिव कमेटी, जो 2006 से काम कर रही है। ये नरेंद्र मोदी इसमें साहब के लेवल, नरेंद्र मोदी साहब के लेवल पर, पीएमओ मैंने कहा प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिस के लेवल लेवल पे। पे, हाँ, प्राइम ये इस मिनिस्टर वक्त ऑफिस के लेवल पे। हाँ। जी, और ये 2006 से चल रहा है, ये मोदी जी से काफी पहले से चल रहा है। मेरे ख्याल से वो यूपीए 1 की सरकार थी, तब की बात है। तो उस वक्त ये इस कमेटी का नाम है अफर्मेटिव एक्शन कमेटी, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर के भी लोग हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, युवा हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कॉरपोरेट सेक्टर में शामिल किया जाए। और एक बात, जब मैं 2006 के बाद से उसकी कई मीटिंग हो चुकी है, मेरे ख्याल से 2023 तक का अपडेट मेरे पास है, तकरीबन 9 मीटिंग हो चुकी थी उसकी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये तो नहीं कह रहे हैं खुल करके हम सीधे सीधे आरक्षण देंगे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट से लेकर के तमाम और तरीकों पर बात हो रही है कि कैसे कॉरपोरेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, एससी एसटी युवाओं को
प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र में उनकी उनके उनके जो नंबर्स है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्वेशन को सीधे सीधे तौर पे वो अभी नहीं मान रहे हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो रिजर्वेशन का वर्तमान स्वरूप है, जो तकरीबन 50% और कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा जाता है, लेकिन केंद्र स्तर पर बात करें तो तकरीबन 50% का एक कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। तो किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि एक बार में निजी क्षेत्र में 50% आरक्षण हम इंप्लीमेंट करवा ले कॉर्पोरेट से। तो इसकी शुरुआत 5% से भी हो सकती है, 10% से भी हो सकती है कि भाई आप शुरू करो। अच्छा, आप इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे 5% से हो या 10% से हो, आमतौर पर जो मूल स्वरूप था हमारे संविधान का, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर पे आरक्षण की शुरुआत होती, मैं कह रहा हूं कि अगर होती, तो उसका ज्यादा पोर्शन या ज्यादा क्या 100% पोर्शन जो है वो एससी और एसटी समाज के लोगों को जाता। लेकिन अब चूंकि सरकार ने इस यूजीसी वाले मामले में ओबीसी को भी डाल दिया है, तो आगे जाके ओबीसी के लोग भी कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जब एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो हमें भी दो, यानी एससी एसटी के हकों में सेंधमारी होगी, ये मोदी सरकार एक तरह से सुनिश्चित करके जा रही है। ये आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक है इस लिहाज से, क्योंकि अब तो सरकार मान रही है ना कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए तो उनको इसके साथ मिला करके रखा है। देखिए, मैंने कहा ना कि पहले से जो एससी एसटी एक्ट है, वो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट एक कड़ा कानून है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले अपनी टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में हंगामा हुआ। तो आपको बड़ा दिलचस्प एक डेटा है, अगर उस पर हम बात करें तो, कि कुछ राज्यों में, कुछ क्या ज्यादातर राज्यों में, अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे, बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, राजस्थान या हरियाणा में देखें, तो एक बड़ी संख्या जो है एससी एसटी एट्रोसिटीज की के मतलब जो एक्यूज है वो ओबीसी क्लास से आते हैं। उसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। लेकिन चूंकि अब सरकार इस नए यूजीसी रूल्स में ये खुद एडमिट कर ली कि नहीं, यहाँ पर ओबीसी के साथ भी होता है, तो ओबीसी कल को, जब मैं ये कह रहा हूं, और ये मैं कोई तुक्केबाजी या हवा में तीर नहीं कर रहा, तीर नहीं चला रहा, मैंने आपको कहा कि इस पर 2006 से अफर्मेटिव एक्शन कमेटी बनी हुई है, 2016 में रामविलास पासवान जी ने इसकी मांग की है, और जिस तरह से मौजूदा प्रधानमंत्री मास्टर स्ट्रोक खेलने के शौकीन है, मुझे लगता है कि 2029 से पहले या 2027 के बाद जैसी स्थिति होगी, ये उनका अंतिम लेकिन बहुत ही मजबूत एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कास्ट लेकिन सेंसस उनका में। लेकिन उनका ये मास्टर स्ट्रोक इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समाज के लोगों पे भारी पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। अभी भले ही वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, ये दर्शकों के जरा बता दूं मैं, ये देखिए, जाति जनगणना तो हुई नहीं है। जाति जनगणना हो जाएगी तो पता लगेगा कि कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यकों को कुछ विशेषाधिकार भी मिलने चाहिए। ये तो आप एक पिटारा खोलने जा रहे हैं, जिसका हश्र आगे जाकर क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं मोटे तौर पर बता दूं कि मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन का एक सर्वे हुआ, वो सर्वे ये बताता है कि एससी एसटी के लोग जो अपने साथ जातीय भेदभाव की शिकायत कराते हैं, उसमें से मोटे तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि ये आपका 81% पीपल, 81% एससी और एसटी समाज के लोग जो है, जो शिकायतें दर्ज करवाते हैं, उसमें 81% जो दोषी होते हैं वो अपर कास्ट के लोग नहीं होते हैं। ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य ये नहीं होते हैं, वो ओबीसी के लोग होते हैं। यानी जो आंकड़े बता रहे हैं कि ओबीसी जो ये जो जातीय भेदभाव होता है, उसमें 81% जो है वो ओबीसी करते हैं, और 14% के लगभग, यानी 14% के लगभग जो है वो सिर्फ जो है वो अपर कास्ट के लोगों पे आरोप लगे हैं, और बाकी जो 5% है वो माइनॉरिटी ग्रुप पर आरोप लगे हैं। तो यानी जो इतना बड़ा तादाद, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये बार एसोसिएशन के सर्वे के आंकड़े हैं, तो जो वाकई सबसे ज्यादा उनको सताते हैं, जो उनके साथ अन्याय करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनको भी केंद्र सरकार ने पीड़ितों की सूची में डाल दिया है। यानी मैं जो जो मैं जो राजस्थान बेसिक हरियाणा स्ट्रक्चर है वही गलत है। मैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं जातियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एक बहुत पॉपुलर फैक्ट है, ओपन सीक्रेट है
मैं कोई यहाँ जनरल कैटेगरी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन ये एक फैक्ट है, जैसा भी आपने बार काउंसिल का वो डेटा रिवील किया, बताया कि जो केसेस है इस तरह के एट्रोसिटीज के जो एक्यूज्ड हैं वो कौन लोग हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आपने लगभग 50-60% आबादी को SC ST समुदाय के जाति के साथ समुदाय के साथ एक फ्रेम में एक मजबूत पिंजरे के अंदर डाल दिया सुरक्षित करने के लिए, तो मेरा ये कहना है कि कल को तो ये बात होगी ना। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है मेरा, और मैं बहुत दृढ़ता से मान रहा हूं कि ऐसा होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कोई आज की नहीं है, कास्ट सेंसस की बात कोई 2 साल पुरानी नहीं है, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। राजनीति में ऐसा ही होता है, 10 साल 20 साल एक डिस्कोर्स चलता है, फिर कोई सरकार आती है। आप महिला आरक्षण की बात देखिए, विधायिका में 40-50 साल पुराना एक मामला, लोकपाल का जो डिस्कोर्स है वो 40-50 साल पुराना था, अब जाकर के वो मुकम्मल हुआ। तो मैं ये जो कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात, ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए बकायदा 2006 यानी 19-20 साल से एक PMO लेवल पर एफर्मेटिव एक्शन कमेटी बना करके काम चल रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट के लोग भी हैं, सरकार के लोग भी हैं। इसमें 2000 जैसा मैंने बताया कि रामविलास पासवान जी ने आवाज उठाई है, तो ये पॉलिटिकली बड़ा मुफीद होगा किसी इलेक्शन से पहले इस तरह की घोषणा करना। अब वो कौन करता है नहीं करता है वो बात की बात है, लेकिन आज जो UGC रूल्स के बहाने पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए जो किया गया, एक लगभग मुझे लगता है कि 70% आबादी को एक कानून के अंदर लाने की कोशिश हुई, बाकियों को एक तरह से मान लिया गया कि यही लोग जो है उत्पीड़क है, जबकि सच्चाई क्या है ये अभी आपने रिवील किया। और भी क्या सच्चाई है, जिन प्रदेशों की हमने बात की वो एक अलग तस्वीर बयान करती है। तो कल को जब ये बारी आएगी रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में, तो मैंने कहा कि 50% एक साथ देना बहुत मुश्किल होगा, 10% हो सकता है। तो वो 10% किसी सिर्फ SC ST को मिलेगा कायदे से, मतलब जो कमजोर तबके की बात होती है तो सबसे पहले तो हक उनका ST का बनता है। वो एक सिचुएशन पॉइंट पे आए तो SC को या SC ST को एक साथ दीजिए, फिर EBC को दीजिए, मतलब जो बैकवर्ड पिछड़े वर्ग में भी अत्यंत कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप नहीं, से। एक बात और आपने बिल्कुल सही कही। इस देश में 704 विश्वविद्यालय हैं और 1553 कॉलेज, कुल मिलाकर 2257। और इसमें जो मामले ईयर वाइज आते हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो 100 से 200 के बीच में ईयर वाइज आंकड़े आते हैं। मतलब ये आपको जीरो पर, करोड़ों स्टूडेंट में उसका आंकड़ा आप निकाल लीजिए कितना होता है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि न्याय देना ही, तो न्याय देना तो साफ मन से न्याय देना चाहिए, साफ मन से न्याय देना चाहिए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ये सरकार दबा कर बैठी हुई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ओबीसी में कुछ जातियां हैं जो आरक्षण का ज्यादा फायदा उठा रही हैं, और ओबीसी की बहुतायत जातियां ऐसी है जिन तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंचा है। मेरे सूत्र ये पूरी तरह से बता रहे थे कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको लाने की तैयारी कर रही थी, ताकि जो बिहार में आरजेडी को नुकसान पहुंचाया जाए, यानी यादवों के खिलाफ अन्य ओबीसी की जातियों को खड़ा किया जाए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, यानी यादवों के खिलाफ अन्य जातियों को खड़ा किया जाए। लेकिन फिर बड़े स्तर पर एक बैठक हुई, मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं। तो उनको लगा कि नहीं, अभी 24 का इलेक्शन जीतने के लिए तो हमारे पास एक मुद्दा है ही, दर्शकों को याद दिला दूं। पता लगा कौन सा मुद्दा है, तो कहा गया कि राम मंदिर तो है, तो कहा गया कि नहीं वो तो पूरा हुआ ही नहीं है। तो कह रहे कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कम से कम नीचे नीचे का पूरा हो जाए, इतना पूरा हो जाए कि बढ़िया सा वीडियो बन जाए। उसके बाद जनवरी में आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जाके कर देते। उनको लगा कि जिस राम मंदिर के रथ पर सवार होकर इस देश के हिंदुओं ने उनको सत्ता पर बिठाया, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो 400 सीटें तो वो दे ही देगा। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि हिंदू और सनातन धर्म, सनातन प्रेमी ये देख रहे हैं कि किस तरह से धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन करते हुए नरेंद्र मोदी एक आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। तो 400 पार का नारा देने वाले, 303 सांसद रखने वाले नरेंद्र मोदी को
इसी देश की जनता ने 240 पर पहुंचा दिया और अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी को पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ा। 2001 से, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से 2014 तक, और 2014 से 2024 तक हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई, तो वो दांव चला नहीं। अब ये लोग कह रहे हैं कि रोहिणी कमीशन की इस रिपोर्ट को उन्होंने 29 के लिए दबा के रखा हुआ है। अरे भैया, जब आपको ओबीसी का कल्याण ही करना है, तो ओबीसी में जो दबी कुचली जातियां हैं, जिन तक आरक्षण की का लाभ अभी तक पहुंचा नहीं, तो यहां आंकड़े आप गलत दे रहे हो। जो आपने रूल बनाया उसका बेसिक स्ट्रक्चर गलत है, फिर आप ओबीसी को भी पूरा न्याय नहीं दे रहे हो, और फिलहाल ऊपरी तौर पर यह नजर आ रहा है कि अपर कास्ट वर्सेज आपने एससी एसटी ओबीसी बना दिया है। लेकिन आज नहीं तो कल एससी एसटी को समझ में आएगा कि मोदी साहब क्या बड़ा खेला करके चले गए हैं उनके साथ, और भाई ओबीसी की बड़ी जातियों को भी समझ में आएगा कि मोदी साहब उनको पूरा लाभ नहीं दे रहे हैं। वो गोटियां सेट करने के लिए रोहिणी कमीशन ये की रिपोर्ट को दबा कर रहे हैं। ये तात्कालिक देखिए, बहुत पिछले 12 सालों में हम लोगों ने देखा कि जितने भी इस तरह के कानून आए हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका बहुत दीर्घकालिक और बड़ा अच्छा असर होने वाला है। वो सारे के सारे तात्कालिक फायदे देखकर, चुनाव को देख करके लाए गए हैं। तो जैसे मैं बताऊं आपको कि कास्ट सेंसस की बात हो रही थी ना, शुरू में तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सब उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक सरकार ने घोषणा की कि नहीं हम कराएंगे। तो ये 2027, मतलब अब हम 26 में है, 27 में बड़ा महत्वपूर्ण दो चुनाव है, उत्तर प्रदेश और आपको पश्चिम बंगाल का। तो ये नहीं, चीजें हैं। 27 में पश्चिम बंगाल तो भी कुछ महीने बाद ही होने जा रहा है। 27 में उत्तर प्रदेश और गुजरात दो महत्वपूर्ण चुनाव है। हाँ, तो ये इन सब चीज को देखते हुए अगले एक साल के भीतर जो राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो आपने मतलब वही किया कि मोटा मोटी मुझे लगता है कि 70% आबादी को एक जगह ला करके आपने कहा, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, और आपको भी वही कानूनी कवच दे रहे हैं जो हमने एससी एसटी को पहले से दिया गया है। संविधान ने भी मतलब दिया है और पूर्व की सरकारों ने भी दिया। और जो मैंने कहा कि इसका अगला चरण जो है, इन सारी चीजों का जो अगला स्टेप है वो निजी क्षेत्र में आरक्षण का है। तो अब ये सोचना है उन लोगों को, इन 70% आबादी में से उस आबादी को जो वाकई बहुत कमजोर था और अभी भी है, जो आपने कहा ना कि आरक्षण का लाभ किसे मिला। देखिए, इस देश में सारी बातें जो होती है बेसिकली इमोशन के ऊपर चलती है। मोहन भागवत जी ने एक बार कहा कि भाई हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, वो इससे उनका आशय क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो खुद उन लोगों की तरफ से आनी चाहिए कि भाई हमने आरक्षण का लाभ लेकर के 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी, जैसे मेरे पिताजी, मैं और मेरा बच्चा, अगर आरक्षण का लाभ लेकर के हम सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रांग हो चुके हैं, तो इसका लाभ अब मेरे मेरे ही समुदाय के, मेरे ही जाति के जो बाकी कमजोर लोग हैं उनको मिले, इसलिए मैं इसको त्याग रहा हूं। तो ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। या तो ये बात उल्टे ये बात है कि कौन कितना ज्यादा ले ले। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात आएगी और 5-10% से शुरुआत होगी, तब क्या वाकई जो सबसे कमजोर तबका है उसकी हकमारी नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। और मुझे लग रहा है कि यूजीसी रूल्स में मतलब जो आपने इतना बड़ा एक वो पॉपुलेशन को एक साथ एक जगह रखा है, इसके बाद सरकार, मतलब चूंकि आपने माना है कि उनके साथ हो रहा है, हालांकि आंकड़े कुछ और बता रहे हैं जो आपने अभी बताया कि उत्पीड़क कौन है, शोषक कौन है, शोषित कौन है। तो ऐसे स्थिति में उन लोगों के साथ जिन्हें वाकई निजी क्षेत्र में आरक्षण की जरूरत होगी, उनकी हकमारी न भी कहूं तो उन्हें तो अपने अधिकार को शेयर करना पड़ सकता है किसी के साथ। ये वो उस सिचुएशन की कल्पना करके देखिए कि तब क्या होगा। अभी अभी एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा, और बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा कि ऐसा होगा तो फिर साउथ के लोग ज्यादा आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं संतोष भाई, साउथ के लोग ऐसा मतलब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब उनका ये एक उनका अपना एक विचार है कि
वो टेक्निकली या स्किल के लेवल पे ज्यादा मजबूत होंगे इधर नॉर्थ के आपको बाकी के लोगों से, तो हो सकता है उनका कब्जा ज्यादा हो जाए निजी 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 क्षेत्र के आरक्षण में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो होगा, वो तो एक प्रोसेस है, चलता रहेगा, और फिर इसकी भी मांग उठेगी कि सब कोटा तय कर लिया जाए। तो आपने जो कहा ना पिटारा खोलने की बात, कि देश 21वीं शताब्दी में जा रहा है, विश्व गुरु बनना चाह रहा है, तो आपको करना क्या था और आप कर क्या रहे हैं? आपको एक समरस समाज बनाना था, लेकिन आप अपने कानूनों से, अपनी नीतियों से बार बार मतलब एक कास्ट के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे, देखिए मैंने कहा था कि हम पहले, मैंने एक कविता लिखी थी, वो कविता नहीं सुनाऊंगा, 2-3 लाइन उसकी सुनाऊंगा कि चूंकि लड़ना हमारी फितरत में है, तो हम पहले धर्म के नाम पर उनसे लड़ेंगे, और सबसे लड़ने के बाद जो है हम खुद से लड़ेंगे। नहीं तो शशि ये भाई, इसमें इसमें मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करूंगा कि इस देश की सनातन परंपरा में लड़ना हमारी फितरत नहीं रही, हकीकत यही है। लेकिन एक खास विचारधारा के लोगों ने हमारी फितरत में वो नफरत घोलने की कोशिश की, और हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम दूसरे से लड़ते लड़ते अपने आपस में लड़ने लगे। यही दर्शकों को यही एक भाई, दर्शकों को एक बात और बता दूं। लोग कह रहे हैं कि विश्व, ये आंकड़े मैंने बता दिए कि कितने भेदभाव की शिकायतें आती। मैं और शशि भाई, हम दोनों ने पत्रकारिता एक साथ करी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम पत्रकारिता कर रहे थे, मुझे तो नहीं पता उस समय की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे आज तक अपने कई सारे मित्रों की जाति के बारे में नहीं पता है। क्या शशि भाई आपको पता था कि जिनके साथ हम लोग साउथ कैंपस की कैंटीन में बैठ के मसाला डोसा खाते थे, उसमें से कौन किस जाति का है? मुझे 22-23 साल बाद आज भी कई लोगों की जाति का नहीं पता, बल्कि हम लोग पूछते भी नहीं थे किसी से। जबकि मतलब मोटे तौर पे यह था कि वहां पे चूंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो पूरा लागू होता था। लेकिन कभी मुझे किसी को भी, मतलब अगर कोई एससी है वो, या अगर कोई ओबीसी है वो, या कोई जनरल कैटेगरी का है वो, कभी ऐसी कोई भावना रही नहीं। ठीक है, इक्का दुक्का केसेस ऐसे, या जो आपने डेटा बताया वो होता है। तो वो यूजीसी करोड़ों में 100-150 आते हैं। और हमने अपना व्यक्तिगत अनुभव हजार भी साझा अगर किया। हम मान लेंगे, और हजार मैं भी अगर खुद हम दिल्ली, मान लेंगे, हाँ, अगर मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, फर्स्ट डे गया तो रैगिंग हुई। अब रैगिंग सीनियर स्टूडेंट ने कम से कम जाति देख के तो रैगिंग नहीं की कि भाई ब्राह्मण आ गया तो उसकी रैगिंग करनी है। और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में वो जो उम्र होता है, वो जो एज होती है, बहुत सारी असहमतियां होती है, लड़ाई भी होती है, मारधाड़ भी होती है, बहुत गर्मा गर्म बहस भी होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे तो लड़ाई भी होती है कई सारे इशू पे। हम लोग जर्नलिज्म के क्लास में थे तो थोड़े बहुत हम लोग बौद्धिक जमात में आ गए थे, तो हमारी लड़ाइयां बौद्धिक स्तर पे होती थी, लेकिन बहुत गर्मा गर्म बहस होती थी। आपने ये कानून लाकर इस देश के हर विश्वविद्यालय, इस देश के हर कॉलेज को जातीय लड़ाई का अखाड़ा बना दिया, जातीय उन्माद का अखाड़ा बना दिया। और बिल्कुल शांत बैठकर अब धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरे हाथ में, मैं तो दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में ये यूजीसी का गजट है, और ये गजट की तारीख है, ये सीधे सीधे 13 जनवरी 2026 की ये तारीख है। इसमें तो आपने लिख दिया कि भेदभाव होगा, मुंह से आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं हो। आपने क्या नहीं बना नहीं, दिया हमारे देश का? नहीं संतोष भाई, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि सबके लिए है, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। शिक्षा मंत्री जो एचआरडी मिनिस्टर है, उन्होंने भी कुछ कहा। भाई आप कौन होते हैं गारंटी लेने वाले? आपने, मतलब मान लीजिए यूजीसी ने एक रूल्स बनाया है, अल्टीमेटली उसकी व्याख्या कौन करेगा? कमेटी करेगी या फिर अदालत करेगी? तो ये तो देखा जाना भी बाकी है। अदालत ने एक व्याख्या की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि आपने बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी एससी एसटी एक्ट में। क्या हुआ? आपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, आप राजीव गांधी को कहते हैं कि तुष्टीकरण के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा संसद से। आपने क्या किया? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था। क्या था आदेश? बहुत सिंपल सा आदेश था कि भैया ठीक है, केस हो गया, पुलिस वाले जांच कर लेंगे, तो प्रथम दृष्टया अगर जांच सही पाया जाता है तो गिरफ्तार भी कर लेंगे। भाई आप लोकतंत्र में है, 21वीं शताब्दी में है, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए, ड्रेकोनियन लॉ, बिल्कुल, कि आपने मतलब बिल्कुल सही कहा। और आप शशि भाई गिरफ्तार हो। एक शशि भाई एक बात और भी है। देखिए, ये लोग 1000 साल पहले की बात करते हैं। 1000 साल पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, चुनाव नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, संसद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। आज हम एक लोकतांत्रिक रिजीम में रह रहे हैं। और जरा मैं, आपने कहा वो लड़ाई वाली बात कही,
क्योंकि हम जो है तथ्यों के साथ बातें रखते हैं तो हम तथ्यों के साथ रखते हैं। पहले इन्होंने कहा कि मुसलमानों से लड़ना है क्योंकि तमाम चीजों पर मुसलमानों का कब्जा है। फिर एक वक्त आया कि चुनाव में जाते हैं तो ये बताते रहते हैं कि देखो 5 किलो अनाज मुसलमानों तुमको मिल रहा है ना, तो नमक का हक अदा करो। इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। फिर ये हिंदुओं में आ जाते हैं, अपर कास्ट और एससी एसटी ओबीसी को लड़ाते हुए। लेकिन हमने सामने रख दिया कि ये जो कानून जो आया है यूजीसी का, ये एक तरह से भूमिका तय करेगा कि एससी एसटी के रिजर्वेशन में ओबीसी को भी अब शामिल कर दिया जाएगा। अब प्राइवेट इससे भी सेक्टर आगे में, बढ़िए, प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में इससे भी आगे बढ़िए। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आप कह रहे हैं ना, हिंदू एकता की बात करने वाले, सनातन की बात करने वाले, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में ओबीसी की 2633, ध्यान से सुन ले मेरे दर्शक, तमाम दर्शक, ओबीसी की जाति को 2633 जातियां कुल इन्होंने छांटी हैं, जिनको उप श्रेणियों में यानी 1 2 3 4 में बांटने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये खंड खंड आपको जातियों में बांटेंगे। ये वो लोग हैं जो अखंड भारत की बात करके सत्ता में आए थे, हिंदू एकता की बात करके सत्ता में आए थे। और मैं फिर कहता हूं, बीजेपी के इकोसिस्टम और ट्रोल आर्मी में मत फंसिएगा। वो आजकल फैला रहे हैं कि बीजेपी नहीं तो कौन, ये सवाल कांग्रेस भी उठाते थे, नेहरू नहीं तो कौन, लेकिन लेकिन जनता ने चुन लिया। लेकिन संतोष भाई, मुझे एक चीज वाकई बड़ा और दिलचस्प लग रहा है। पॉलिटिकली अगर बात करें तो कांग्रेस के या लेफ्ट के या सोशलिस्ट सेक्टर के जो चिंतक हैं, चाहे वो दलित चिंतक हो, ओबीसी चिंतक हो या नेता हो, इनका बयान, इनका स्टैंड इस पूरे मसले पर आपने देखा कभी? मतलब ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थन करना है, विरोध करना है, या इसको बहुत ऑनेस्टली एनालाइज करना है। ये बस चूंकि शामिल कर लिए गए तो बहुत अच्छा हो गया, सबको अधिकार मिल गया। तो भैया 80%, 100% में 80% जो और बचे हैं थोड़े बहुत, सबको शामिल कर लो। रिलीजियस नहीं, बिल्कुल सही, रिलीजियस बिल्कुल सही, माइनॉरिटीज भी हमारे है, सिख है, बिल्कुल सही आपने कहा। ईसाई है, और पारसी है। शशि तो भाई आपने बिल्कुल सही कहा। और इससे पहले हमने एक शो भी अपलोड किया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ एक शो हुआ था, दर्शकों से कहूंगा वो भी जाकर देखे। और अब सवाल उठ रहा है कि जब भाई विकसित भारत बना ही दोगे 2047 तक, तो संविधान संशोधन करके उसमें लिख दो कि विकसित भारत में फिर सब बराबर होंगे, कोई आरक्षण नहीं होगा। एक ऐसी आग इन्होंने सुलगा दी है। और ये मुद्दा इतना गहरा है कि इस पर घंटों तक बहस कर सकते हैं। शशि भाई की बहुत पकड़ है। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप और ज्यादा इस पर सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। हम एक बार फिर से शशि भाई से रिक्वेस्ट करेंगे और इसके दूसरे चरण को लेकर, इसके दूसरे शो को भी लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आप वाकई इसका पार्ट 2 भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है। समय की अपनी बंदिशें होती हैं, समय की अपनी बंदिशें होती है, इसलिए हमें इसको रोकना पड़ रहा है। लेकिन आप कमेंट करेंगे तो फिर इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। शशि भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।